हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लीगल लाइफ एबीसी ऑफ लॉ। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 और इससे रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं और इसे डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 जिसे हिंदी में समांतर कहते हैं, बेसिकली राइट टू इक्वालिटी कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिस आर्टिकल को बहुत नॉर्मलाइज कर देता है और इजिली समझा देता है। वो है एनी पर्सन। एनी पर्सन इंक्लूड करते हैं जितने भी सिटीजन्स इंडिया में हैं, जितने भी फॉरेनर्स बाहर जाते हैं, और लीगल पर्सन। लीगल पर्सन मतलब कंपनी, कॉर्पोरेशन। लेकिन एनी पर्सन में जो एनिमी होते हैं वो इंक्लूड नहीं करते हैं। और एक नॉर्मल ये दिमाग में डाल लीजिए, और बहुत हर जगह ये पूछा जाता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से लेकर 35, कोई भी आर्टिकल एनिमी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, 16, 17। जो आने वाले आर्टिकल है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जनरल रूल्स लेट डाउन इन आर्टिकल 14। मतलब आर्टिकल 14 में जो प्रिंसिपल दिया गया है इसी का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया गया है आर्टिकल 15 में, 16 में एंड 17 में। Next is that equality before law and equal protection of law. Equality before law ये ब्रिटिश origin है, ये ब्रिटिश से लाया गया है। And the second is ये एक एलिमेंट है from the concept of rule of law. Rule of law एक थ्योरी है जिसका एक कंसेप्ट है equality before law. Equality before law बेसिकली कहता है कि no one is above the law. It's mean कि चाहे कोई देश का पीएम हो या चाहे वो देश का एक गरीब पर्सन हो, सब लॉ की नजर में बराबर है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे फार्मर हो, चाहे एनीवन, नो मैटर व्हाट ही इज, लॉ की नजर में सब बराबर है। कोई प्रिविलेज किसी को नहीं दिया गया है इन इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसके कारण इसे नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिकन ओरिजिन है और ये कह सकते हैं न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी है। और इसे पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रिविलेज दिया गया है। ये कहता है कि सारा इंसान जो देश में रहता है वो बराबर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल पर्सन, एक हेल्दी पर्सन और एक कैंसर पर्सन में समानता हम नहीं ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल हम समझाते हैं कि एक रेस, अगर हम रेस कर दे, रेस में हम ये बोले कि हेल्दी पर्सन और एक हैंडीकैप पर्सन दोनों साथ में दौड़ेंगे और जो जीता है उसे हम प्राइज देंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट ऑफ इक्वालिटी है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन और एक हैंडीकैप पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है। और एक हैंडीकैप पर्सन को नॉर्मल पर्सन बराबर करने के लिए हमें हैंडीकैप पर्सन को प्रिविलेज या कुछ स्पेशल कंडीशन देना पड़ेगा। तो सेम चीज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बात करता है। ये प्रिविलेज की बात करता है, ये बात करता है कि एक लाइक और एक अनलाइक दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अगर एक लाइक इनलाइक को बराबर करने के लिए हमें अनलाइक को प्रिविलेज देकर लाइक को बराबर करना पड़ेगा। ये बात करता है द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेज। अगर आप किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं उसमें भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप कोई लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं उसमें भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे अभी हम माने, जैसे हम रेस करें, रेस करने में हम ये बोलते हैं कि जितने भी लोग हैं 10 लोग रेस में, 10 में 8 लोग एक पैर से दौड़ेंगे और 2 में 2 लोग दोनों पैर से दौड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट ऑफ इक्वालिटी है। तो अगर आप किसी को प्रिविलेज भी दे रहे हैं तो उसमें भी आपको इक्वालिटी देना होगा। अगर आप किसी पे लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं उसमें भी आपको इक्वालिटी देना होगा। तो यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 14 परमिट क्लासिफिकेशन, प्रोहिबिट क्लास लेजिस्लेशन। जैसे मैंने अभी बताया कि आर्टिकल 14 में प्रिविलेज दिया जाता है, लेकिन प्रिविलेज उसी को दिया जाता है जहां जिस पे क्लासिफिकेशन हो। इट्स मीन कि क्लास लेजिस्लेशन एंड क्लासिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। और आर्टिकल 14 के तहत क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट किया। क्लास लेजिस्लेशन मीन्स अगर हम किसी को, जैसे मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, हुआ यूँ कि अगर आप एक स्कूल में गए, स्कूल में आपने क्या किया, सारे बच्चे 1 क्लास लेकर 10 क्लास को खड़ा असेंबली में खड़े कर दिया और उसमें से 10 स्टूडेंट को आप चूज कर लिए फ्रॉम 1 to 10, और 10 को आप 1 क्लास से भी एक स्टूडेंट सबसे एक ले लिए और आप क्लास 10 का पेपर दे रहे हैं, बोले जो पास करेगा उसे हम टॉप देंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्लास लेजिस्लेशन है। मतलब किसी को आर्बिट्रेरली चूज कर लिए। और क्लास 1 के स्टूडेंट को हम 10 के एग्जाम कैसे दे सकते हैं? नॉर्मल चीज है। इसीलिए आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करते हैं क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन क्लासिफिकेशन को परमिट करते हैं। आर्टिकल क्लासिफिकेशन मींस क्लासिफिकेशन इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। इंटेलिजेंट डिफरेंशिया समझने से पहले मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल 14 कहता है कि अगर किसी क्लासिफिकेशन को समझना है तो हमें उसे लीगलिटी या साइंटिफिकली ऐसे नहीं चाहिए, उसे कॉमन सेंस, नॉर्मल कॉमन सेंस से देखना चाहिए क्या वो इंटेलिजेंट डिफरेंशिया है या नहीं। जैसे मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक स्विमिंग का कंपटीशन है, उसमें 10 लोग को लाया गया और 10 लोग में 8 मतलब आर्बिट्रली सेलेक्ट किया गया 10 लोग को, जिसमें 7 लोग
स्विमर थे और 3 लोग स्विमर नहीं थे, तो क्या 10 को अगर रेस कराना, क्या ये इक्वालिटी है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि 3 लोग को तैरना आता ही नहीं, 7 लोग को तैरना आता। अगर हम तीनों बोलेंगे तो वो 3 कभी जीत ही नहीं पाएंगे। कॉमन सेंस, नॉर्मल कॉमन सेंस। अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल, कि हाँ, फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जैसे हाँ, एक स्टूडेंट, मतलब एक क्लास में 10 स्टूडेंट है। जैसे अगर एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं, तो जब हम कॉलेज या स्कूल कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे स्टेयर होता है ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए, लेकिन जस्ट ग्राउंड के फ्लोर के स्टेयर के बगल में एक प्लेन भी होता है, ताकि कोई भी हैंडीकैप पर्सन है वो व्हील चेयर से नॉर्मली चल जाए। तो क्या हुआ, ये इंटेलिजेंस डिफरेंस या इसका हुआ, और इसका रैशनल एक्सेस क्या है, ताकि जो हैंडीकैप है उसे भी नॉर्मल हो जाए, उसे भी आसानी हो ऊपर चढ़ने में, और जो एक नॉर्मल पर्सन है उसको स्टेयर से भी चढ़ने के लिए आसानी हो जाए। तो इसका रैशनल एक्सेस दोनों का आराम देना है, तो इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसमें केस भी एक है, इसको स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जयसिंह। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जयसिंह में हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कुछ कुछ प्रिजनर्स को हम लोग रेम्यूनरेशन देंगे और कुछ को नहीं। तो जिसको नहीं दिया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफेंस ऑफ द क्राइम दिया गया था। तो उन्होंने अपील किया कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, लेकिन कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है ये वैलिड है और ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 नहीं है, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑफेंस ऑफ क्राइम। ईपी रोपा वर्सेस तेलंगाना। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये एक राइट टू इक्वालिटी का डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल परमिट करता है। लेकिन अब हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, अब जो हम डॉक्ट्रिन पढ़ने वाले हैं, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, एकदम नया। जो पहले वाले था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम जो पढ़ रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट वाइड है, लिबरल है और नेचुरल जस्टिस का और एकदम कह सकते हैं एक्सट्रीम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ईपी रोपा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये एक इंपॉर्टेंट केस इसलिए क्योंकि इसमें जस्टिस भगवती ने न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी का बारे बताया था। उन्होंने कहा था कि इक्वालिटी को हम कन्फाइन, छोटा या बहुत नैरो नहीं पढ़ सकते हैं। इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। इसे ना ही हम कन्फाइन कर सकते हैं, ना ही इसे हम एकदम नैरो पढ़ सकते हैं। इसे जब भी हम पढ़ेंगे तो हम इसको लिबरल करेंगे और इसको एक्सट्रीम लेवल में जितना ज्यादा हो सके डायनेमिक कॉन्सेप्ट वे में पढ़ेंगे और मैनी एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और इसे हम किसी ट्रेडिशन कंसेप्ट में या किसी पहले डॉक्ट्रिन में करके लिमिट नहीं करेंगे। तो इन्होंने बात किया था डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है? पहले वाला था डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन की, उसमें क्लासिफिकेशन करिए, उसमें इंटेलिजेंट डिफरेंस होना चाहिए, उसमें रैशनल एक्सेस। लेकिन अब जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, ये बात करता है कि अगर किसी चीज का क्लासिफिकेशन या किसी चीज का हो रहा है तो इसमें कुछ ऐसा करिए जिससे आर्बिट्रेरीनेस का एकदम नामो निशान खत्म हो जाए, ताकि कभी भी किसी चीज से क्लासिफिकेशन हो तो वो एक कॉमन सेंस, वो एक नॉर्मल मतलब एक नॉर्मल अगर हम करते हैं क्लासिफिकेशन तो समझ आना चाहिए कि हम किसी को प्रिविलेज दे रहे हैं या किसी को हम एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहे हैं तो उसकी जरूरत है इसलिए दे रहे हैं। तो ईपी रोपा में ये इसका कॉन्सेप्ट जो इक्वालिटी का टोटली चेंज हुआ और ब्रॉड हुआ, जिसके कारण इन मेनका गांधी केस में बोला गया कि जो किसी चीज का रीजन देना ये लीगली और फिलोसफिकली करेक्ट है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं कि वुमेन्स को बहुत सारे जॉब में रिजर्वेशन दिया जाता है, बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा राइट दिए जाते हैं वुमेन को, मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि बहुत सारे जॉब में वुमेन्स के मतलब इसका रीजन ये है कि ताकि मेन और वुमेन का जो हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसे हटाया जाए और मेन और वुमेन को एक तरह देखा जाए। तो इसका क्या एक नॉर्मल रीजन, प्रिंसिपल ऑफ रीजन इसमें ज्यादा दिमाग में नहीं, बस रीजन है कि वुमेन्स को हमको आगे बढ़ाना है, इसलिए उसे रिजर्वेशन देते हैं, उसे और अपलिफ्ट करते हैं। और दैट्स अ रीजन। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनलेस का डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस ये ऐसा है जो हमारे इक्वालिटी को बहुत पूरे देश में बढ़ाएगा और ब्रूडिंग करेगा। एट लास्ट वन मोर केस इन एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में क्या हुआ था कि एक फीमेल को ड्यू टू हर प्रेगनेंसी उसके सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया था एयर इंडिया के द्वारा।
तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि आपने जो सर्विसेज को टर्मिनेट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये मैनिफेस्टली अनरीजनेबल है और आर्बिट्रेरी है, और ये वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। तो आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे बेल आइकन को जरूर हिट करें, क्योंकि मैं आगे जाकर बहुत सारे नए वीडियो डालूंगा जो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इसलिए समझिएगा। और आपको कोई भी सजेशन, कोई भी हेल्प, किसी चीज की भी जरूरत लॉ में रिलेटेड, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड आने वाले समय में और भी सारी वीडियो डालूंगा, तो आप ज़रूर उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।